साथियों नमस्कार, जय हिंद। आज़ाद CGPSC एकेडमी की क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछली कक्षा में हम सहकारिता अधिनियम का अध्याय 1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम अध्याय 2 देखने वाले हैं और अध्याय 2 के बारे में आज पूरी चर्चा करेंगे। मेरा नाम है युगल किशोर और आप लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक के द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा के अंतर्गत जो सहकारिता अधिनियम 1960 और 1965 का जो पोर्शन है वो इसका आपको अधिकतम 25 अंक आपको पोर्शन 1 और 25 टू प्रबंध 30 अंक आप लोगों को प्रबंध वाले पेपर में देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ आप लोग देख लीजिए और चलिए आज का लेक्चर बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं। अध्याय 2 की बात करें तो अध्याय 2 में टोटल आप लोगों को धारा 3 से लेकर धारा 18 तक पढ़ना है। ठीक है ना। धारा 3 से लेकर धारा 18 तक यहाँ आप लोगों का अध्याय 2 चलता है। इसके बाद फिर आप लोगों को दूसरा अध्याय पढ़ना पड़ेगा। अध्याय को शुरू करने से पहले पिछले वीडियो सेक्शन में किसी ने कमेंट किया था, सर हमको कोई नोट्स वगैरह प्रोवाइड कीजिए। तो इसका जो नोट्स है, नोट्स आप लोगों को सीधे सीधे हमारे एप्लीकेशन में जैसे आप जाएंगे तो आप लोगों को कंटेंट सेक्शन देखने को मिलता है। कंटेंट में जाने के बाद है ना, एप्लीकेशन में जाके आप एक यहाँ पर सहकारिता का चैप्टर बना हुआ है। सहकारिता के अंदर कंटेंट सेक्शन में चले जाएंगे तो वहाँ पे आप लोगों को सारा ये जो PDF है ना, वहाँ से आप PDF देखेंगे तो आपको सारा का सारा PDF मटेरियल ये जो मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ एज इट इज़ आप लोगों को वहाँ पर मिल जाता है। तो आप लोगों को जो भी यहाँ से PDF जो मैं प्रोवाइड करूँगा, जो पर लिखूँगा, वो सारा का सारा लिखा का लिखा आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है। तो ये आज आप लोगों को अध्याय 2 धारा 3 से धारा 18 क तक ये इसमें पढ़ा जाएगा। ठीक, चलो ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये आप लोग देख सकते हैं। ये रिसेंट में एक बुक खरीद के लाया, सहकारी सोसाइटी अधिनियम वाला है ना, 1960-1962। अगर आप लोग कोई बहुत स्पीड में पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग जाके परचेस कर सकते हैं। मार्केट में ये ईजिली अवेलेबल है। राज लॉ पब्लिकेशन के नाम से आ रहा है। प्रेम साय सरफराज जी जो छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी पंजीयक संस्थान में कार्यरत हैं उनका है ये। उन्होंने मतलब वो इसके राइटर हैं। राज पब्लिकेशन रायपुर से ही ये प्रकाशित है। ठीक है। ये 895 रुपये की पुस्तक है। मुझे ये 800 रुपये पड़ा था। आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग के जितने अच्छे संबंध हो आप लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये जो अध्याय है अब मैं सीधे शुरू कर रहा हूँ। अध्याय की चर्चा करें तो अध्याय में कुल आप लोगों को धारा 3 से लेकर 18 का तक देखना है। तो पहले तो ये सारी धाराएं ऊपर से देख लो, क्योंकि मैच द कॉलम के अंतर्गत है ना, मैच द कॉलम के अंतर्गत धारा लिख देगा और उस धारा के सामने क्या आता है वो चीज़ पूछ लेता है। मतलब धारा 3, धारा 5, धारा 6, धारा 7, इस तरीके से CGPSC अनुच्छेद अनुसार भी प्रश्न पूछ लेता है। तो इसको हम अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए मैं आप लोगों को पूरा का पूरा ये चैप्टर 2 जो रजिस्ट्रीकरण का है, इसको मैं आप लोगों को पूरा का पूरा इसका स्क्रीनशॉट ही मैं आप लोगों के सामने रख दे रहा हूँ। ठीक है। तो इसका जो धारा 3 है ये रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारियों को संबोधित करता है, परिभाषित करता है। सोसाइटियाँ जो रजिस्ट्रीकृत की जा सकेंगी वो धारा 4 में है। परिसीमित या अपरिसीमित दायित्व सहित सोसाइटियों का रजिस्ट्रीकरण धारा 5 में है। धारा 6 में रजिस्ट्रीकरण की शर्तें हैं। धारा 7 में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन है। धारा 8 में कतिपय प्रश्नों का विनिश्चित करने के रजिस्ट्रार की शक्ति के बारे में यहाँ पे दिया गया है। धारा 9 में आप लोगों को रजिस्ट्रीकरण के बारे में दिया गया है। धारा 9 क में विद्यमान सहकारी सोसाइटियों की व्यावृत्ति के बारे में दिया गया है। धारा 10 में सोसाइटियों के वर्गीकरण की बात की गई है। धारा 11 सोसाइटियों की उपविधियों का संशोधन पर चर्चा करता है। धारा 12 उपविधियों के संशोधन के लिए निर्देश देने की शक्ति को बताता है। धारा 13 सोसाइटी के नाम बदली करने के जो पोर्शन है, जो नियम है, उसको बताता है। धारा 14 आप लोगों को जो भी डॉक्यूमेंट लगते हैं उसके कतिपय प्रमाण पत्रों के निश्चयात्मक साक्ष्य जो होने चाहिए वो सारे के सारे जो साक्ष्य देने हैं वो सारे साक्ष्य के बारे में बताता है। धारा 15 आप लोगों को सोसाइटी के दायित्व को बताता है और धारा 16 आप लोगों को सोसाइटी के पुनर्गठन के बारे में बताता है। धारा 16 के ही 16 क में आप लोगों को सोसाइटियों का सहयोग
सोसाइटी की भागीदारी और लोकहित में पुनर्गठन योजना बनाने की राज्य सरकार की शक्ति के बारे में आप लोगों को धारा 16 के अंतर्गत देखने को मिलेगा। धारा 17 जो है दायित्वों के प्रति समुदाय के लिए समझौता या ठहराव तथा सोसाइटियों का पुनर्निर्माण को आप लोगों को बताया गया है। धारा 17 का में आप लोगों को अधिस्थगन के अधीन बैंकों की कार्यवाही तथा उनका दायित्व पर चर्चा है। धारा 17 ख जो है डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के प्रति समुदाय का नवीन बैंकों का दायित्व, ये चीज़ बता रहा है। धारा 18 रजिस्ट्रेशन को हटाया कैसे जाता है, रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना, इसके बारे में चर्चा करता है। धारा 18 क सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण को समाप्त किए जाने को उपबंधित किया गया है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा धारा है। अब इसमें से मैं आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट धाराएं होंगी, है ना, जो इम्पोर्टेंट धाराएं होंगी मैं उन धाराओं को आप लोगों को पढ़ाऊँगा। क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ऐसे अगर हम देखने जाए तो यहाँ तो 96 धारा हैं इस पूरे अध्याय में, मतलब इस पूरे अधिनियम में। 96 के 96 तो रटना नहीं है ना, तो हमको जो रटना है वो हमको जो चीज़ रटना है और जो चीज़ ध्यान रखना है वो सारा चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँगा। ठीक, तो सबसे पहले बात करेंगे धारा 3 की। धारा 3 क्या कहता है कि राज्य सरकार सहकारी सोसाइटी में रजिस्ट्रार की नियुक्ति करेगी, है ना, और उसकी सहायता हेतु किसकी नियुक्ति करेगी। सबसे पहले करेगी अपर रजिस्ट्रार, फिर नियुक्ति करेगी यहाँ पे संयुक्त रजिस्ट्रार, फिर यहाँ पे नियुक्ति करेगी उप रजिस्ट्रार और इसके बाद नियुक्ति करेगी सहायक रजिस्ट्रार की। ठीक है, ये तीनों की नियुक्ति करेगी, ये चारों की नियुक्ति करेगी। और इसके साथ साथ अन्य जो भी अधिकारी लगेंगे जो सेम प्रवर्ग के होंगे उनको रजिस्ट्रार नियुक्ति करेगी किसके तहत, धारा 3 के तहत, है ना। लेकिन धारा 3 में ही ये चीज़ वर्णित है कि धारा 3 के अधीन ये जो लोग पद धारण करेंगे इनमें से अपील की सुनवाई का अधिकार जो है ना, अपील की सुनवाई धारा 78 के अधीन कौन कौन कर सकता है। पहला अपर रजिस्ट्रार और दूसरा संयुक्त रजिस्ट्रार। केवल ये दो लोग ही क्या करेंगे, धारा 3 के अधीन, धारा 78 के अधीन सुनवाई कर सकते हैं। अपील की सुनवाई धारा 78 के अधीन अपर रजिस्ट्रार और संयुक्त रजिस्ट्रार कर सकते हैं। ठीक है क्या, ये चीज़ हुआ। इसके बाद फिर आप लोगों को जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो धारा है, जो अगली इम्पॉर्टेंट जो धारा है वो है धारा 5। धारा 5 कहती है कि 2 टाइप की सोसाइटी होगी। 2 टाइप की क्या होगी, सोसाइटी होगी। आप लोगों को हूबहू इसके अधिनियम के बारे में नहीं पूछा जाएगा, मतलब क्या लिखा है अंदर में। आपको अधिनियम से अंदर जो उसके एक्सप्लेनेशन पोर्शन है उस पर आप लोगों को प्रश्न पूछा जाता है ना। आप लोग संविधान जैसे पढ़ते हैं तो संविधान में आप लोगों को हूबहू पूरा का पूरा अनुच्छेद नहीं पूछा जाता है, अनुच्छेद से आप क्या समझते हैं उसके बारे में प्रश्न आता है। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी है। धारा 5 में 2 टाइप की सोसाइटी के बारे में बताया गया है। पहला परिसीमित, दूसरा अपरिसीमित। परिसीमित और अपरिसीमित दोनों को कुछ दायित्वों के साथ यहाँ पर बताया गया है। ठीक है ना, इनके दायित्व होंगे, इनके कुछ कर्तव्य होंगे, वो सारी चीज़ों को इसमें बताया गया है। 2 सोसाइटी होंगी बेसिकली, परिसीमित और अपरिसीमित। ठीक है, फिर आप देखते हैं जो इम्पोर्टेंट धारा में देखते हैं तो धारा 6 होती है। धारा 6 में बोलता है कि सोसाइटी के अधीन अन्य सोसाइटी होती है। सोसाइटी के अधीन कोई अन्य सोसाइटी नहीं हो सकती। क्या हो सकती है, नहीं होगी। किसी भी सोसाइटी के अधीन कोई अन्य सोसाइटी नहीं हो सकती, केवल और केवल एक केंद्रीय सोसाइटी होगी। अगर अधीन में कोई सोसाइटी आ रही है तो उसके अलग मापदंड हैं। ठीक है ना। और इसी धारा 6 में कहा गया है कि
प्राथमिक सोसाइटी जो है, प्राथमिक सोसाइटी की दशा में रजिस्ट्रीकरण के समय, रजिस्ट्रीकरण के समय न्यूनतम 33% महिला सदस्य होगी। जो प्राथमिक सोसाइटी होगी उसके अंतर्गत कुल 33% महिला सदस्य होंगे। ठीक, जो इसके बाद फिर आपको इम्पोर्टेंट एक धारा जो है वो है धारा 7। धारा 7 आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों का जो पहला टॉपिक है सिलेबस के अंदर वो है सहकारी समितियों का पंजीयन। तो यहाँ पे धारा 7 जो आप लोगों को बताता है वो आप लोगों को रजिस्ट्रीकरण मतलब पंजीयन के लिए आवेदन को यहाँ पे बताया है। रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन, ये धारा 7 बताता है। इसमें क्या बोलता है कि आवेदन कौन प्रस्तुत करेगा? आवेदन सहकारी सोसाइटी प्रस्तुत करेगी। सहकारी सोसाइटी किसको प्रस्तुत करेगी? आवेदन रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करेगी। ठीक है ना, रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करेगी। आवेदन की कितनी प्रति देनी होती है? जो भी चीज़ आप लगाते हैं उसकी 4 प्रतिलिपि संलग्न करनी होती है। कितनी? 4 प्रतिलिपियों के साथ आवेदन करना पड़ता है। ठीक है ना, रजिस्ट्रार को 4 प्रतिलिपियों के साथ। ठीक है, आवेदन में कितने न्यूनतम सदस्य होने चाहिए? आवेदन में न्यूनतम कितने, मतलब किसी सहकारी सोसाइटी अगर कोई सोसाइटी आवेदन कर रहा है तो उस आवेदन में न्यूनतम आप लोगों को 10 सदस्य आप लोगों को होना ही होना चाहिए। न्यूनतम 10 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। मतलब न्यूनतम 10 लोग मिलकर एक सहकारी सोसाइटी का गठन करते हैं, ये चीज़ कहना चाह रहा है। ठीक है ना, तो 10 लोगों का हस्ताक्षर होना चाहिए। सोसाइटी के अधीन जब सोसाइटी गठित होती है, जैसे धारा 6 में कहा गया कि इस सोसाइटी के अधीन कोई सोसाइटी गठित नहीं होगी, लेकिन यदि सोसाइटी के अधीन किसी सोसाइटी को पंजीकृत किया जा रहा है, रजिस्टर्ड किया जा रहा है, तो उस सोसाइटी के प्रकरण में जो प्राधिकृत व्यक्ति है, सोसाइटी, इसको लिख देता हूँ पूरा, सोसाइटी के अधीन किसी सोसाइटी के पंजीकरण के प्रकरण में प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन दिया जाएगा। ठीक, देखो आवेदन किसको देना है? रजिस्ट्रार को देना है, 4 प्रतिलिपियों के साथ, जो भी चीज़ रजिस्ट्री के पेपर में लगता है। आवेदन में न्यूनतम कितने सदस्य होने चाहिए? 10 सदस्य होने चाहिए। दूसरा चीज़ यहाँ पे अलग एक वो है कि सोसाइटी के अधीन किसी सोसाइटी का यदि पंजीयन किया जा रहा है तो उसके जो पंजीकरण के क्रम में क्या होगा कि कोई प्राधिकृत व्यक्ति, जो अन्य सोसाइटी का जो व्यक्ति है, वो यहाँ पर हस्ताक्षर अपने करेगा। ठीक है, धारा 7 कंप्लीट। इसके बाद आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट धारा आ जाती है वो है धारा 9। धारा 9 आप लोगों को बताती है रजिस्ट्रीकरण के बारे में, मतलब पंजीयन के बारे में, है ना। तो धारा 9 में रजिस्ट्रीकरण के बारे में बताया गया है। धारा 9 में रजिस्ट्रीकरण में क्या बोलता है कि पहला, रजिस्ट्रार पंजीकृत करेगा या नहीं करेगा ये केवल रजिस्ट्रार तय करेगा, है ना। ये रजिस्ट्रार का स्वयं का वो है,
रजिस्ट्रार के पास पूरा अधिकार है कि वो पंजीकृत करेगा कि नहीं, है ना, पंजीकृत करे या नहीं करे, पंजीकृत ओके नॉट ओके, ये रजिस्ट्रार का अधिकार है। ठीक है, लेकिन वो ये चीज़ कैसे बोल सकता है कि मैं आपको पंजीकृत नहीं करूँगा किसी भी सोसाइटी को, तो किस आधार पर, आधार क्या होगा, वो सोसाइटी के आर्थिक दृष्टिकोण से देखेगा, केवल और केवल आर्थिक दृष्टिकोण से, है ना। इस आर्थिक दृष्टिकोण से सोसाइटी के अध्ययन के उपरांत से सोसाइटी के अध्ययन उपरांत, ठीक, मैं बोल जल्दी डालता हूँ और लिखता बड़ा आराम से हूँ, तो कृपा करके इसको मेंटेन कर लेना। जिसको स्पीड कम लग रहा होगा 1.5 क्रॉस 2 क्रॉस में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसके उपरांत, अध्ययन के उपरांत आपको ये चीज़ रजिस्ट्रार बोलेगा कि इस चीज़ को करो भाई, है ना। मैं आप लोगों का आर्थिक रूप से आप लोग उतने वो नहीं है, सक्षम नहीं है कि आप लोग सोसाइटी गठित कर पाएँ या नहीं कर पाएँ, ये दोनों चीज़ में बताएगा वो, है ना। अगर सोसाइटी का पंजीकरण से वो इनकार कर रहा है ना, इनकार कर रहा है तो क्या करेगा, इनकार कर रहा है तो ऐसे मुंह पे तो मना नहीं होता ना। गवर्नमेंट का कोई भी काम पेपर वर्क पे होना, तो आपको पेपर वर्क में चाहिए, तो इनकार कर रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, जो आवेदन करता है, आवेदन में कितने लोगों का साइन होगा, 10 लोगों का, तो आवेदनकर्ता के रूप में जो पहला व्यक्ति है के रूप में प्रथम हस्ताक्षरित व्यक्ति, प्रथम हस्ताक्षरित व्यक्ति को सूचित करेगा। ठीक है, उसको लेटर भेजेगा, उसको जारी करेगा कि भाई मैं आपका इस कारण से आप लोगों का सोसाइटी पंजीकृत नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। तो ये जो रजिस्ट्री का जो प्रोसेस है, ये पूरा मतलब मैं आपका ये चीज़ नहीं कर पाऊँगा, इसका कोई तो दिन तारीख होना चाहिए ना, कितने दिन में कर पाऊँगा। तो रजिस्ट्रार के पास 45 दिन होता है, 45 दिन के अंदर वो ये चीज़ बोलेगा कि मैं आपका पंजीयन नहीं करूँगा, है ना। 45 दिन के अंदर निर्णय लेगा। ठीक, पंजीयन से रिलेटेड इस 45 दिन के अंदर भी यदि वो निर्णय नहीं ले पाया, मतलब इस 45 दिन के अंदर भी वो इस उसमें नहीं पहुंच पाया निर्णय में, तो वो फिर राज्य सरकार को संदर्भित कर देगा कि सर मेरे पास ये सोसाइटी आई है, इसका मेरे को जो इकोनॉमिक्स है वो ठीक नहीं लग रहा है, तो आप मेरे को बताइए। तो राज्य सरकार आने वाले 15 दिन के अंदर, 15 दिन के भीतर राज्य सरकार सारे पेपर को स्टडी करेगी, है ना, और वो बताएगी कि क्या करना है, इसको पंजीकृत करना है कि नहीं करना है ना। तो टोटल आप लोग देख रहे हैं कि 60 दिन की पूरी प्रक्रिया के अंदर एक सोसाइटी पंजीकृत हो सकती है यदि वो नॉर्मल से उससे प्रोसीजर से नहीं गुजर रही है। एकदम बहुत अलग से केस हो रहा है तो वो 60 दिन का उसके पास मैक्सिमम टाइम है। किसी भी रजिस्ट्रार के पास कोई भी सोसाइटी एप्लीकेशन हो रही है तो वो मैक्सिमम 60 दिन के अंदर रजिस्टर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो चौथा है, इसका पॉइंट जो चौथा है, रजिस्ट्रार, अब 60 दिन हो गया, 60 दिन हो गया और रजिस्ट्रार को कोई वो नहीं है और राज्य सरकार भी नहीं कर रही है, तो रजिस्ट्रार के पास ये सीधा वो है, मतलब कि रजिस्ट्रार को मतलब ये करना ही पड़ेगा कि वो अपनी जो रजिस्ट्री है वो करेगा, है ना, वो रजिस्ट्री करेगा। या तो वो कारण बताएगा कि क्यों नहीं कर रहा है आवेदनकर्ता को, प्रथम आवेदनकर्ता को, और कारण नहीं बताएगा तो वो प्रोसेस कितने दिन के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए, 15 दिन के अंदर ये पूरा जो कारण बताने का प्रोसेस है, 45 दिन के अंदर पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए। इन केस ऑफ उसको समझ नहीं आ रहा है, वो राज्य सरकार को संदर्भित करेगा, तो राज्य सरकार 15 दिन के अंदर ये चीज़ बताएगी।
टोटल 60 दिन के अंदर अगर आपकी सोसाइटी रजिस्टर नहीं हो रही तो आपको पता चल जाएगा, और अगर रजिस्टर हो रही है तो वो तो जल्दी हो जाती, 5-6 दिन में हो जाएगा, है ना। तो रजिस्टर होगी तो रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी जो होगी, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी होगी, उसका रजिस्टर मेंटेन करेगा रजिस्ट्रार, है ना, उसका रजिस्टर मेंटेन करेगा आपको क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, रजिस्टर रखेगा, ठीक है, उसका रजिस्टर को रखेगा, ठीक। रजिस्ट्रार रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी का रजिस्टर रखेगा, मतलब उसको कितने सदस्य हुए, इन नियमों के तहत इस दिन को, इस तारीख को मैं इस सोसाइटी को रजिस्टर कर रहा हूँ, ये प्रमाण पत्र जारी करता है वो, और एक रजिस्टर उसके लिए अलग से रखता है, ठीक है ना। फिर आप लोगों को धारा 10 के अधीन आप लोगों को देखने को मिलता है सोसाइटी का वर्गीकरण, ठीक है। धारा 10 में सोसाइटी के वर्गीकरण की बात की गई है, और ये वर्गीकरण कैसा है कि आप लोगों को सोसाइटी कैसा कैसा होगा, ये सारा चीज़ ऑलरेडी इसमें वर्गीकृत किया जा चुका है, ठीक है ना। सोसाइटी का वर्गीकरण, सॉरी ये करण है, ये सोसाइटी का वर्गीकरण बोल के एक टॉपिक है जिसके अंतर्गत कितनी सोसाइटी में वर्गीकृत किया जा सकता है, ये सोसाइटी के वर्गीकरण की बात इसमें की गई है। तो इसके तहत कुल कितनी सोसाइटी पंजीकृत, कुल कितने सोसाइटी का वर्ग है, आप लोगों को सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि धारा 10 के अधीन कितने प्रकार की सोसाइटियों को वर्गीकृत किया गया है। तो आप लोगों को संख्या बता रहा हूँ, 13 प्रकार की सोसाइटियों का जिक्र किया गया है, ठीक है, 13 प्रकार की सोसाइटी का जिक्र किया गया है। और सरकार चाहे तो उसको और कितने रूप में वर्गीकृत कर सकती है, और 3 रूपों में वर्गीकृत कर सकती है, ठीक है। ये 2 चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है, टोटल 13 रूप है और उसको 3 आने वाले उसमें कर सकती है। मैं आगे स्लाइड में बताता हूँ। देखो ये जो है धारा 10 सोसाइटियों का वर्गीकरण, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दिया मैं इसको। रजिस्ट्रार सोसाइटियों का वर्गीकरण निम्न शीर्षकों के अधीन करता है, ठीक है ना। कौन कौन से शीर्षक होंगे जिसके अधीन ये होते हैं, या तो सोसाइटी उपभोक्ता सोसाइटी होगी, या तो वो कृषि फर्म सोसाइटी होगी, संघीय सोसाइटी होगी, केंद्रीय सोसाइटी होगी, गृह निर्माण सोसाइटी होगी, विपणन सोसाइटी होगी, बहुप्रयोजन सोसाइटी होगी, उत्पादक सोसाइटी होगी, प्रसंस्करण सोसाइटी होगी, संसाधन सोसाइटी होगी, साधारण सोसाइटी होगी, औद्योगिक सोसाइटी होगी, सेवा क्षेत्र की सोसाइटी होगी, ठीक है ना। ये 13 प्रकार की सोसाइटी का उसने बताया है कि कोई भी सोसाइटी जो गठित हो रही है वो इनमें से किसी एक उसमें वर्ग में आएगी वो, है ना। परंतु देखो यहाँ पे मैं जो अगला 3 चीज़ बोला, परंतु किसी विशिष्ट वर्ग की सोसाइटी की संक्रिया को सुकर बनाने के उद्देश्य से बनाई गई सोसाइटी उस वर्ग की सोसाइटी के रूप में वर्गीकृत की जाएगी, ठीक है ना। जो रजिस्ट्रार है वो उपधारा 1 में निर्दिष्ट किए गए शीर्षों में से किसी शीर्ष के अधीन आने वाली सोसाइटी को निम्नलिखित शीर्षों के अधीन और वर्गीकरण कर सकेगा। और कितने शीर्षों के अधीन वर्गीकरण कर सकता है, देखो पहला वो करेगा केंद्रीय शीर्ष सोसाइटी, जिसे आप अपेक्स सोसाइटी बोलते हैं, ठीक है ना। फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा केंद्रीय सोसाइटी, और सबसे बॉटम में देखने को मिलता है प्राथमिक सोसाइटी, ठीक है ना। तो इन 3 रूपों में वो वर्गीकृत कर सकता है, ठीक है ना। सोसाइटी के वर्गीकरण के बारे में जो अंतिम निश्चय लेगा वो रजिस्ट्रार ही लेगा। मतलब आपकी सोसाइटी किस आपने मान लो कोई सोसाइटी के सदस्य हैं और आप बोल रहे हैं कि मेरी सोसाइटी केवल ये काम करेगी, तो वो सोसाइटी का जो रजिस्ट्रार जो है वो ये तय करेगा कि आपका सोसाइटी कौन से वर्ग में आता है, ठीक है ना। उसके बाद रजिस्ट्रार को ये भी तय करने का अधिकार होगा कि आपकी जो सोसाइटी है वो किसी अलग से अनुक्रम में आती है क्या, ये वाला चीज़, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ होता है क्या कि सोसाइटी अगर हम गठित कर रहे हैं, है ना, तो ये जो सोसाइटी है ये पूरी की पूरी बैंकिंग सेक्टर से अगर रिलेटेड रही तो रजिस्ट्रार को अपनी सारी चीज़ों का जो पावर है वो आपको आरबीआई से लेना पड़ता है। मतलब वो आरबीआई को सारी चीज़ें सूचित करेगा कि मैं एक ऐसी बैंकिंग सहकारी सोसाइटी गठित कर रहा हूँ। चूँकि आप लोग बैंक का पेपर कर रहे हैं इसलिए बता रहा हूँ, है ना। तो ये वाला चीज़ भी आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक।
चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं धारा 11 के बारे में। तो धारा 11 क्या कहती है? धारा 11 कहती है कि सोसाइटी की उपविधियों का संशोधन कैसे होगा। क्या बोल रही है धारा 11? सोसाइटी की उपविधियों का संशोधन। ऊपर जाके पूरा इसमें लिस्ट में मैं पूरा लिस्ट दिया हूँ, वो लिस्ट तो आप लोग लिख ही लेना और सामने चिपका लेना। तो धारा 11 क्या कह रही है? सोसाइटी की उपविधियों का संशोधन। संशोधन क्या बोलता है? आपको यदि सोसाइटी के अंदर कोई भी संशोधन करना है कर लो, कोई समस्या नहीं है, संशोधन करो, है ना। मतलब नियम परिवर्तन आपको कानून करना है। मान लिया आपने नियम बनाया कि सोसाइटी का हर सदस्य सोसाइटी के विकास के लिए 100 रुपये देगा, आप उसको 500 रुपये करना चाहते हो, कर लो संशोधन, क्या जाता है, संशोधन करो। लेकिन उसकी 4 प्रति जो भी संशोधन आप कर रहे हैं, जिस भी उपविधि के अंतर्गत, है ना, जिस भी विधि के अंतर्गत शुल्क लेने का अगर आपने अधिनियम में बनाया है, अपनी सोसाइटी के अंदर आपने नियम बनाया है कि हम इसके तहत ये शुल्क ले रहे हैं, तो उसकी जो अगर आप संशोधन कर रहे हैं कि किसी उपविधि के तहत आप शुल्क को परिवर्तित कर रहे हैं, तो संशोधन कर लो। लेकिन उस संशोधन की 4 प्रति रजिस्ट्रार को भेजो, है ना, रजिस्ट्रार को भेजो। उसके बाद ये 4 प्रति कब तक भेजना है आप लोगों को? 45 दिन के भीतर, 45 दिन के भीतर संशोधन करो, 4 प्रति रजिस्ट्रार को भेजो। कितने दिन में भेजोगे? 45 दिन के भीतर भेज दोगे, ठीक है ना। रजिस्ट्रार बोलेगा कि ठीक है यार, रजिस्ट्रार बोलेगा ओके, है ना, रजिस्ट्रार बोलेगा ओके, तो वो क्या करेगा कि रजिस्टर में अपना जो आपको रजिस्टर आप लोगों को बनाया है उसने, है ना, तो उस रजिस्टर में क्या करेगा, जाएगा और वहाँ पे जाके लिखेगा, रजिस्टर में दर्ज करेगा। क्या दर्ज करेगा कि ये चीज़ ये लोग परिवर्तित किए हैं, इसको मैं अप्रूव कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? संशोधन को मैं मान्यता प्रदान कर रहा हूँ, है ना। संशोधन आपका अप्रूव हो जाएगा, ठीक है ना। अप्रूव कैसे लिखते हैं? अप्रूव, ठीक है ना, अप्रूव हो जाएगा आप लोगों का संशोधन। अगर वो बोलता है कि नहीं ये चीज़ आप लोग बहुत गलत कर रहे हो, मतलब 100 रुपये सीधे 10,000 रुपये कर दे रहे हो, मेरे ठीक नहीं लग रहा है, तो मैं इसको राज्य सरकार को भेज दे रहा हूँ, है ना, तो राज्य सरकार को ये भेज देगा। रजिस्ट्रार ही भेजेगा राज्य सरकार को, आप नहीं भेज सकते। आप केवल रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन दोगे 4 प्रति के साथ, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा? रजिस्ट्रार किसको भेज देगा? सेंड इट टू राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। राज्य सरकार ये बताएगी विद इन 15 दिन के अंदर रिप्लाई करेगी। कितने दिन के अंदर? रिप्लाई विद इन 15 दिन। राज्य सरकार 15 दिन के अंदर ये बताएगी कि आप लोगों को ये चीज़ जो संशोधन किए हो ये चीज़ ठीक है, आप लोग इसके साथ आगे बढ़ो। अगर नहीं हुआ तो ओवरऑल 60 दिन में क्या हो जाएगा? आपने जो संशोधन किया है, चूँकि आपने उसकी 4 प्रति रजिस्ट्रार को दे दी है, तो 60 दिन के बाद वो नियम खुद ब खुद मान लिया जाएगा, ठीक है ना। वो नियम रजिस्ट्रार को अपने रजिस्टर में एंट्री करना पड़ेगा, ठीक, एंट्री हो जाएगी उसकी, नियम बन जाएगा। 60 दिन में अंततः 60 दिन में आपका उपविधि संशोधित हो जाएगी, है ना। ये एकदम लास्ट केस है ना, लास्ट केस है। उपविधि इतने दिन में लास्ट केस में संशोधित हो ही जाएगी, नहीं तो फिर वो तुरंत में सारा चीज़ हो जाता है, ठीक है। इन केस रजिस्ट्रार नॉट ओके बोला, मेरे को समझ नहीं आ रहा है बोल के वो राज्य सरकार को बोला, तब तक तो ठीक है। इन केस वो डिनाई करता है कि नहीं ये सब नहीं करेंगे, है ना, तो फिर रजिस्ट्रार को पूरा कारण सहित उसको सोसाइटी को बताना पड़ेगा। कारण सहित रजिस्ट्रार सोसाइटी को बताते हैं कि आपको सोसाइटी को सूचित करेंगे, सोसाइटी को 45 दिन के भीतर सूचित करेंगे। ठीक, क्या राइटिंग बेकार है लेकिन समझ लेना, मैं बोल तो दिया हूँ। डिनाई करेंगे तो कारण, अगर इनकार करते हैं रजिस्ट्रार, यदि इनकार करते हैं तो उनको 45 दिन के भीतर ही सूचित करना होगा। किसको सूचित करना होगा? सोसाइटी को सूचित करना होगा, ठीक। क्या
इसके बाद जो आपकी इम्पोर्टेंट धारा है वो है धारा नंबर 13। धारा 13 क्या है, आप लोगों का सोसाइटी का नाम बदलना है ना। तो नाम का तब्दीली करना है तो आप एक सोसाइटी को एक लेटर लिख के दे दो, नाम का तब्दीली हो जाएगा। सर नाम बदल देने से सोसाइटी का खर्चा वर्चा भी कम हो जाएगा क्या? नहीं होगा सर, है ना। सोसाइटी जो लोन वोन ली है वो ख़त्म होगा क्या सर? नहीं होगा। आपका जो भी नाम है, जो नाम आप चेंज करोगे, आपकी जो भी देनदारी और लेनदारी सारी चीज़ें उस नाम के साथ कन्वर्ट हो जाएंगी, है ना। मतलब आपकी जो भी बैंकिंग रिक्वायरमेंट है, सारी चीज़ें हैं, वो नाम की तब्दीली के साथ आपका वो सारा चीज़ चेंज हो जाता है। धारा 13 बहुत सामान्य सा है। फिर आप लोगों को इम्पॉर्टेंट एक धारा जो देखनी है अध्याय 2 के अंदर, वो है धारा 16। धारा 16 बोलते हैं सोसाइटी का पुनर्गठन। ये आप लोगों के लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एक तो पंजीकरण, है ना। पंजीकरण में आप लोगों को बता दिया, धारा 6 और 7 में, धारा 7 में आप लोगों को आवेदन बता दिया, है ना। और उसके बाद फिर आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट है वो धारा 6 है और धारा 16 है, जिसमें सोसाइटी के पुनर्गठन की बात की गई है। सोसाइटी का पुनर्गठन से क्या समझते हैं? या तो कोई सोसाइटी, है ना, किसी और सोसाइटी में जाके मिल गई, किसी और सोसाइटी में मिल गई, या तो क्या करे कि सोसाइटी अपना जो सारा वो है एसेट है ना, अपना सारा एसेट को हिंदी में बोलते हैं आस्ति, और दायित्व लाइबिलिटीज, अपने सारे एसेट और लाइबिलिटीज को दो तरीके से, या तो पूरा का पूरा पूर्णतः या फिर अंशतः, है ना, या तो कंप्लीटली या तो पार्शियली, दोनों ही तरीके से किसी अन्य सोसाइटी को अंतरित कर दे, अन्य सोसाइटी को ट्रांसफ़र करना। अंतरित करना मतलब ट्रांसफ़र कर दे, ठीक है, एक मिनट ना, ट्रांसफ़र कर दे, ये चीज़ होगा, अन्य सोसाइटी को ट्रांसफ़र कर दे, तो ये आप लोगों का सोसाइटी ट्रांसफ़र हो जाएगा वहाँ से। फिर आप लोगों को सोसाइटी को एक और चीज़ कर सकता है, सोसाइटी अपने आप को अलग अलग सोसाइटी में कन्वर्ट कर ले, मतलब सोसाइटी डिवाइड हो जाए, विभाजित कर ले, तो सोसाइटी दो सोसाइटी में बन जाएगी, है ना। विभाजित करेगी तो एक इधर जाएगी, एक इधर जाएगी ना भाई, ये चीज़ हो गया। और एक चीज़ होता है धारा 16 के अंदर जो सोसाइटी के पुनर्गठन में एक चीज़ जो बोला गया है कि सोसाइटी, अगर वो सोसाइटी, अभी मैं आप लोगों को धारा 10 के दिन उसका वर्गीकरण बताया, सोसाइटी यदि अपना वर्ग बदले, सोसाइटी यदि अपना, अरे अपनी हो गया ये तो, अपना वर्ग बदले, इन 4 तरीकों से सोसाइटियों का पुनर्गठन किया जा सकता है। या तो सोसाइटी में मिल जाएगी, या तो सोसाइटी अपने सारे एसेट्स, मतलब सारी संपत्ति, सारी आस्तियां और जितनी भी लायबिलिटीज हैं, जितने भी दायित्व हैं, उनको पूर्णतः मतलब कंप्लीटली या अंशतः मतलब पार्शियली किसी और सोसाइटी को ट्रांसफ़र कर दे और बोले कि देख भाई, मैं मेरी सोसाइटी नहीं चला पा रहा हूँ, तू मेरी सोसाइटी चला ले। तो ये सोसाइटी दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो गई, है ना। तो अब ये सोसाइटी ट्रांसफ़र हो गई, तो ये सोसाइटी क्या हो गई, पुनर्गठित करनी पड़ेगी। सामने वाली सोसाइटी को पुनर्गठन करना पड़ेगा ना भाई, कि उसके साथ तो बड़ी सोसाइटी मिल रही है, उसके साथ केस 1 हो जा रहा है ना। उसके साथ भले छोटी सी सोसाइटी आके मिले चाहे बड़ी सोसाइटी मिले, उसका तो पूरा प्रॉपर चेंज हो रहा है ना। राज्यों का पुनर्गठन जैसे पढ़ते हैं वैसे सोसाइटी का पुनर्गठन है ये, ठीक है। या तो फिर हम सोसाइटी को विभाजित कर दें, ये सारा चीज़ होगा। अब ये पूरा जो विभाजन होगा, इस विभाजन का जो प्रक्रिया है, कोई भी उठा के कर देगा क्या? मुंह उठा के नहीं कर सकता, क्योंकि सोसाइटी के सदस्य होते हैं, ये सदस्य ही उस सोसाइटी के लिए निर्णय लेते हैं। तो इस सोसाइटी का पुनर्गठन का जो सबसे बड़ा जो पेंच अड़ता है, पुनर्गठन का जो सबसे बड़ा जो खेला है, वो क्या है? वो कहता है कि एक तो आप पहले विशेष रूप से इसी के लिए एक साधारण सम्मेलन बुलाओ, है ना, विशेष साधारण सम्मेलन बुलाओ। यहाँ पे उपस्थित
प्लस मतदान करने वाले सदस्य का उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत रहा तो हम सोसाइटी को पुनर्गठित कर पाएंगे। 2/3 बहुमत कैसे पारित करना है? क्या चीज से पारित? संकल्प द्वारा, ठीक है ना, संकल्प पत्र पारित करेंगे तो ये चीज़ ट्रांसफ़र हो सकती है, कोई भी सोसाइटी पुनर्गठित हो सकती है। क्या होगा? पुनर्गठन की शर्त क्या है कि उस सोसाइटी के किसी विशेष साधारण सम्मेलन में बुलाए गए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प द्वारा ही कोई सोसाइटी पुनर्गठित की जा सकती है। ठीक है। अब फिर यहाँ पे सोसाइटी गठित हो रही है, लेकिन बैंक वाला सोसाइटी रहा तो क्या होगा? सहकारी बैंक के मामले में क्या होगा? सहकारी, कई बार बैंकों का मर्जर आप लोग देखते हैं, राइट, बहुत सारे बैंक अभी मिले हैं। तो सहकारी बैंकों के मामले में जो रजिस्ट्रार है वो किसको नोटिस, वो रजिस्ट्रार किससे पूछेगा कि सर मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ, मतलब मेरे पास ये रिक्वेस्ट आया है। रजिस्ट्रार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आप भारत बोलेंगे ना, तो रिजर्व बैंक ऑफ भारत, जब तक नहीं हुआ है तो आरबीआई आरबीबी हो जाएगा बाद में फिर, ठीक है। तो आरबीआई जब तक आरबीबी ना हो जाए तब तक वेट करो, वेट एंड वॉच। तो रिजर्व बैंक ऑफ भारत है को लिखित, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अभी फिलहाल इंडिया चल रहा है जी, आप लोग कंफ्यूज होगा, मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगा, है ना, तो इंडिया अभी ट्रेंडिंग में है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, इससे उसको जो रजिस्ट्रार है इसको लिखित अनुमति लेना पड़ेगा, लिखित पूर्वानुमति। इस पूर्व अनुमति के बाद ही वो किसी बैंक को मर्जर के लिए अलाउ कर सकता है रजिस्ट्रार, नहीं तो फिर नहीं होगा, नहीं तो अन्यथा नहीं। ओके, पूर्वानुमति रही तो ओके होगा, और नहीं हुआ तो फिर नहीं होगा। ये चीज़ हो गया धारा आप लोगों का 16। इसके बाद धारा 17 में कोई विशेष रूप से कुछ भी नहीं बताया गया है, मतलब जो बताया गया वो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद आप लोगों के लिए धारा 18 है, जिसके अंतर्गत आप लोगों को बताया गया है कि रजिस्ट्रीकरण को रद्द कैसे किया जाता है, रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना, ठीक है ना, रजिस्ट्रीकरण रद्द करना, ये चीज़ आप लोगों को धारा 18 में बताया गया है। तो धारा 18 का कि धारा 18 का इसके उपधारा 1, इसके अधीन क्या होगा कि रजिस्ट्रीकरण को समाप्त किया जाएगा, है ना, रजिस्ट्रीकरण को समाप्त किया जाएगा, ये चीज़ है। रजिस्ट्रीकरण का समापन यहाँ से होगा। तो रजिस्ट्रीकरण का धारा आप लोगों को जब मैच करने देता है, रजिस्ट्रीकरण समाप्त होगा। तो ये जो रजिस्ट्रीकरण का समाप्त होगा, तो यही चीज़ धारा 18 का के अंदर भी लिखा है कि ये चीज़ समाप्त होगा, रद्द होगा, ठीक है ना। और यही चीज़ आप लोगों को धारा 69 में, इसी अधिनियम के धारा 69 के अधीन आप लोगों को क्या होगा, सोसाइटी धारा अधिनियम, धारा जो 69 है उसके अधीन क्या होगा, सोसाइटी का आप लोगों को पुनर्गठन हो जाएगा, है ना, सॉरी परिसमापन हो जाएगा, परिसमापन हो जाता है, ठीक है, ये वाला चीज़ है। तो आप लोगों को इतना सारा चीज़ याद रखना है। और इसी के साथ हमारा जो धारा का जो इसका जो दूसरा अध्याय है, ये आप लोगों के इम्पोर्टेंट धाराओं के साथ यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त इसमें और कुछ भी नहीं पढ़ना है। टोटल धारा 3 से धारा 18 तक जो जो इम्पोर्टेंट था वो मैं आप लोगों को बता दिया, इतने को नोट डाउन कर लो। और ये सेम टू सेम मेरा PDF मेरी गंदी से हैंडराइटिंग के साथ आप लोगों को मिल जाएगा। सो प्लीज़ इन्जॉय इट एंड एंटरटेन इट। अगर आप लोग को जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, कमेंट बॉक्स इज़ ऑलवेज योर्स। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।